लोग चिराग पासवान को समाप्त करना चाहते हैं वो लोग भूल जाते हैं कि चिराग पासवान शेर का बेटा है, रामविलास पासवान का बेटा है। भैया ना टूटने वाला हूं ना झुकने वाला हूं, और डरता तो भैया मैं किसी से नहीं हूं। जितनी ताकत आजमानी है आजमा लो, सीना तान के खड़ा हूं सामने। जो लोग मेरे बिहार को पिछड़ा बनाए रखना चाहते हैं, सीना तान के खड़ा हूं उनके सामने। आए टकराए मुझसे और मैं देखता हूं कि कैसे मेरा प्रदेश विकसित नहीं बनता, कैसे मेरा बिहार नंबर 1 नहीं बनता। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक और राजनीतिक विश्लेषण में। मैं हूं चंदन और आज हम बात करने वाले हैं बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में एनडीए के अंदर सीट शेयरिंग की जटिलताओं की। खास तौर पर बीजेपी, जेडीयू और छोटे दल। बिहार में कुल 243 विधानसभा सीटें हैं और बहुमत हासिल करने के लिए लगभग 122 सीटें चाहिए होंगी। एनडीए का जो गठबंधन है में मुख्य भागीदार हैं जेडीयू, नीतीश कुमार का दल है, बीजेपी, इसके अलावा शामिल हैं छोटे छोटे दल एलजेपी, एचएएम जो कि जीतन राम मांझी की पार्टी है, आरएलएम जो कि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी है। घोषणाएं हो चुकी हैं कि बिहार विधानसभा चुनाव 3 फेज में हो सकते हैं और चुनाव आयोग की टीम बिहार का दौरा अगले हफ्ते से ही करेंगी। बीजेपी और जेडीयू की स्थिति, दोनों पार्टियों की कोशिश है कि वे लगभग बराबर सीटें लें, लगभग 105 से 105-6 के आसपास। जेडीयू चाहती है कि उसका इंटरनल बड़ा भाई का रोल बना रहे, यानी कि जेडीयू को कुछ बेहतर हिस्सा मिले। छोटे दलों की मांगे, चिराग पासवान जो कि एलजेपी, वो सिर्फ बड़ी संख्या नहीं चाहते बल्कि उन सीटों पर लड़े जहां जीत की संभावना अधिक हो। 100% स्ट्राइक रेट की मांग उनसे जुड़ी है। खबरों में बताया जा रहा है कि चिराग पासवान लगभग 40 सीटों की मांग कर रहे हैं। मांझी लोकल नाम हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा, उनकी मांगे भी हैं। बताया जा रहा है कि वे करीब 20 सीटों की मनोनीत मांग कर रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा जिनका पार्टी है आरएलएम, इनकी अपेक्षाएं हैं कि उन्हें 4 से 5 सीट मिले। संघर्ष कहां पर है और किस वजह से है? कोटा सीमाएं बीजेपी और जेडीयू दोनों के पास पहले से ही बड़े हिस्से की सीटें हैं। अगर उनका कोटा कम किया जाए तो उन्हें राजनीतिक, संगठनात्मक और जनाधार दिखाव की चुनौतियां होंगी। मांग और दावों के बीच अंतर, छोटे दल मांग बड़ी कर रहे हैं लेकिन उनका पिछला रिकॉर्ड ये संकेत नहीं देता कि वे इतनी सीटें जीत पाएंगे। उदाहरण के लिए एलजेपी ने 2020 में असमर्थता दिखाई थी जब वे अलग लड़े थे। सम्मान और राजनीतिक पहचान की मांग, छोटे दल विशेष रूप से चिराग और मांझी सम्मान की बात कर रहे हैं। यह न सिर्फ सीटों की संख्या बल्कि उनकी भूमिका, ये किस तरह से सीटें उन्हें मिले, ये बहुत मायने रखता है। राजनीति और विकल्प, अगर सीट शेयरिंग में सहमति नहीं बनी तो छोटे दलों के पास विकल्प हैं। पूरी तरह से अलग चुनाव लड़ना या फिर फ्रेंडली फाइट रखना, जैसे कि कुछ जगह एनडीए के घटक एक दूसरे के खिलाफ जाएं। संभावित समाधान और अगले कदम क्या हो सकते हैं? वार्ता जारी एनडीए के नेताओं, जेडीयू, बीजेपी और केंद्र की नेतृत्व बीच लगातार बैठकें हो रही हैं। उदाहरण के लिए नीतीश कुमार और अमित शाह की बैठकें, जो यह संकेत देती हैं कि सीट शेयरिंग का मसला अभी भी हल होने का इंतजार ही कर रहा है। सीट शेयरिंग फॉर्मूला
अनुमान है जेडीयू लगभग 102-3 सीटें, बीजेपी लगभग 101-2 सीटें, एलजेपी को 25 से 28 सीटें, एचएएम को 6 से 7 सीटें, आरएलएम को 4 से 5 सीटें मिल सकती हैं। घोषणा की समय सीमा आचार संहिता लागू होने से पहले यानी कि अक्टूबर-नवंबर के शुरुआती हिस्से में अंतिम समायोजन और सार्वजनिक घोषणा की संभावना है। अब निष्कर्ष और सवाल। दोस्तों, यह साफ है कि एनडीए के लिए सीट शेयरिंग अब सिर्फ एक आदान प्रदान नहीं है, बल्कि राजनीतिक प्रतीक, पहचान और भविष्य की रणनीति से जुड़ा मसला है। कुछ सवाल आप सोचिए, क्या छोटे दलों को इतनी अधिक सीटें मिल पाएंगी कि उनका दबदबा बन पाए? क्या बीजेपी और जेडीयू अपने कोटे से सीटें कम करेंगे या छोटे दलों को संतुष्ट करने के लिए कोई मध्य मार्ग खोजा जाएगा? क्या 100% जीत की संभावना जैसा दावा यथार्थ में संभव है या वह सिर्फ वार्ता में दबाव बनाने की रणनीति है? तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की विशेष चर्चा। बिहार में एनडीए की सीट शेयरिंग की जटिलताएं और आगे के परिदृश्य। आपका क्या मानना है? एनडीए इस बार सीट शेयरिंग में संतुलन बना पाएगी या अंदरूनी संघर्षों से गठबंधन कमजोर हो जाएगा? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें ताकि ज्यादा लोग इस राजनीतिक खेल की गहराइयां जान सकें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।